हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लेके चल रहे हैं 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यानी कि हमारी ये 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज चल रही है 2026 के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है नी, यानी कि हमने फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों को मिला करके 75 टॉपिकों को छांटा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में मतलब इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है नी, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी पेपर बनेगा ना वो इन्हीं टॉपिकों से बनेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है नी, यानी कि ये 75 टॉपिक में आपने देखा कि अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, यानी कि अब तक मैंने 16 परिभाषाएं आपको बताई हैं। देखिए, हम परिभाषाओं को भी देखेंगे और नियमों को भी देखेंगे। यानी नियम कौन कौन से होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और व्याख्या वाले कौन कौन से प्रश्न होते हैं, जैसे आपका होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत वगैरह। ठीक है नी, और तुम्हारे डेरिवेशन वगैरह यानी कि निगमन वगैरह, जैसे आपने लेंस मेकर सूत्र वगैरह, ये तुम्हारे जो हैं ये डेरिवेशन में आते हैं। अभी हम केवल परिभाषाओं को देख रहे हैं, परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने 16 परिभाषाएं देख ली थी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग था वो 16वीं परिभाषा थी। आज उससे आगे हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में जो देखने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और देखिए इससे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। जो ये प्रश्न आज मैं बताने वाला हूं ये आपकी सेकंड बुक से संबंधित हैं। कौन सी बुक से हैं? सेकंड बुक से। फर्स्ट बुक में केवल उतनी ही परिभाषाएं थी जितना आपको मैंने बता दिया है। ठीक है नी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ टॉपिक यानी कि जो कि सेकंड बुक से हैं, और ये परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन परिभाषाओं को अवश्य तैयार करना है। देखिए, आपने पढ़ी होंगी, जानते हैं हाई स्कूल में ये परिभाषाएं पढ़ी होंगी, क्योंकि चैप्टर 9 से संबंधित हैं। यानी कि जो चैप्टर 9वां जो है आपका किरण प्रकाश की, उससे संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम अ, अध्याय 9 की जितनी परिभाषा हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है नी, तो धीरे धीरे करके हम 40 परिभाषाओं को देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम नियमों को भी देखेंगे। क्या देखेंगे? फिर हम नियम देखेंगे, और एक एक दिन में हम 5-5 6-6 नियम आपको कवर कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जो टॉपिक लेके आता हूँ 6-7 टॉपिक आपको कवर कराता हूँ एक वीडियो के अंदर। ठीक है नी, तो ऐसे ही हम नियम पढ़ेंगे, उसमें भी हम 6-7 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से कवर हो जाए। कोई ज्यादा नहीं है, 10 नियम है, उन 10 नियमों को आपको तैयार करना है। ठीक है नी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है नी, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। बात कर रहे थे हम यहाँ पर, तो आज हम इसमें जो लेके चल रहे हैं 17वीं जो हमारी परिभाषा है वो कौन सी परिभाषा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 17वीं परिभाषा जो हमारी है वो है हमारी 9वें अध्याय से। आपने पढ़ी भी होगी, जिसे हम कहते हैं परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है नी, तो प्रकाश का परावर्तन आप हेडिंग लगा लेंगे। प्रकाश का प्रकाश प्रकाश का परावर्तन परावर्तन। ठीक है नी, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन को सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम से कवर कराता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है नी, तो समझिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि कोई, देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, आपको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। परावर्तन का मतलब ये होता है, जैसे आप जो दर्पण होता है उसमें आप अपना क्या करते हो, फेस देखते हो, तो आपको उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक है नी, और दूसरी बात ये है कि जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई दे रही है? क्या प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है? नहीं, प्रकाश हमारी डायरेक्ट आंखों पे नहीं पड़ता है, पहले वस्तु पे पड़ता है, उसके बाद हमें उससे परावर्तित होकर प्रकाश हमें कहाँ पड़ता है? नेत्र पड़ता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। ठीक है नी, तो ये क्रिया क्या है? पहले प्रकाश कहाँ पड़ा? वस्तु पर पड़ा, उसके बाद वो वस्तु हमें दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि ये घटना होती है परावर्तन की। किसी घटना होती है? परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन होना, यानी कि प्रकाश का मतलब उस माध्यम से, उसी माध्यम में दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाए उसका मतलब
हट करके चला जाए, उसे कहते हैं परावर्तन। ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है आपकी किस पर, जो मतलब हम कह सकते हैं एक बढ़िया तरीका से अगर इस चीज को देखा जाता है तो वो एक चिकने पॉलिशदार तल पर ही देखा जाता है परावर्तन को। ठीक है, तो समझिए। तो परावर्तन को मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका कोई एक ये क्या है, एक दर्पण मान लीजिए ये पॉलिश सतह है। अब इसको पॉलिश सतह को बनाने के लिए आप इस प्रकार से कर लीजिए, ये पॉलिशदार सतह है आपकी इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है आपकी पॉलिशदार सतह। मान लेते हैं कि ये M1 M2 सिरा है, मैं इसको दर्पण ही मान लेता हूँ M2 M मतलब M1 M2। ठीक है, अब इस पे होता क्या है कि इस दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण डाली जाती है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक प्रकाश किरण डाली इस प्रकार से, ये प्रकाश किरण इस पे डाली हमने। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण आ रही है, जो किरण आती है जैसे आने वाली किरण कहेंगे, क्या कहेंगे आने वाली किरण, पर इसका नाम अलग से होता है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो आपतित हो रही है यानी आ रही है, तो इस किरण को क्या नाम देते हैं, मान लीजिए मैं इसको ए बोल देता हूँ, और ये बिंदु जो आपको यहाँ पर ये आ रही है, तो इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ बी। क्या बोल देता हूँ बी। तो यानी कि इस आने वाली किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित, आपतित किरण बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये प्रकाश किरण जब आई है तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु, या आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, जिस बिंदु पे आकर के प्रकाश किरण आती है और टकराती है दर्पण के, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये बिंदु होता है इसका आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु बोला जाता है इसको, आपतन बिंदु। अगर मैं इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दूं इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पे एक लंब डाल दीजिए। क्लियर, इस प्रकार से मैंने क्या डाल दिया, इस पे एक लंब डाल दिया। अब देखिए जैसी प्रकाश किरण आई है उसी माध्यम में जाएगी, परंतु यहां से इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी ऐसे। क्लियर, इस प्रकार से जाएगी। तो इस किरण को हम नाम देते हैं सी। कौन सी किरण, सी। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस आने वाली किरण को क्या बोला हमने, आपतित किरण। जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है नहीं, इसे परावर्तित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण बोला जाता है। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। अब देखिए ये जो आपने जो लाइन खींची है इसे हम लंब कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं इसको हम, अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, डायग्राम समझिए पहले तो आप। इसे अभिलंब बोला जाता है, इसे हम एन से दिखा देते हैं। कैसे दिखाते हैं, एन से। क्लियर। अब दूसरी बात ये देखिए, इस दर्पण पर जो प्रकाश किरण जितने कोण से आती है उसे हम कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण है इसको हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे, आई। तो ये कोण होता है आपतन कोण। कौन सा कोण होता है जी, आपतन कोण। और यहाँ पर ये वाला जो कोण होता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है नहीं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया आपको दिखाई दे रही है, एक आपतित किरण आती है और इस पर टकरा करके आपतन बिंदु पर, और क्या होती है उसी माध्यम में उसी कोण से लौट जाती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इस घटना को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा आप अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए, जब प्रकाश की किरण, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पॉलिश तल पर, पॉलिश पॉलिश तल पर तल पर पॉलिश तल पर टकराती है। ठीक है नहीं, पॉलिश तल पर टकराती है। जब प्रकाश की किरण एक पॉलिश तल पर टकराती है तो तो उस उस सतह उस सतह से उस सतह से टकराकर प्रकाश किरण प्रकाश किरण प्रकाश किरण उसी माध्यम में उसी माध्यम में
परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। तो इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पॉलिश तल से टकराती है तो उस सतह से टकराकर प्रकाश प्रकाश किरण होगी। यहां पर मैं लिख दिया है, यहां पर ये प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे यहां पर? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए ये तो इसकी परिभाषा होती है और ये इसका डायग्राम होता है। क्लियर? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच में जो खींचा गया है इसे अविलंब बोलते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर बात आती है कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की शर्त क्या होती है, जिसे हम नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियम। तो आप यहाँ पर देखेंगे नियमों के बारे में। किसके बारे में? नियम। तो इसके जो नियम होते हैं वो केवल दो नियम होते हैं, इनकी दो शर्त होती है, हम कह सकते हैं। पहली शर्त ये है, फर्स्ट नियम की हम बात करेंगे। पहली नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है वो एक ही तल में होता है। एक तल का मतलब समझते हो? जैसे ये बोर्ड है, ऐसे अगर प्रकाश किरण आई, ऐसे आई है तो ऐसे ही जानी चाहिए, तो ये एक तल बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कोई तल मानता हूं और ऐसे प्रकाश किरण आ रही है और ऐसे ना जाकर वो ऐसे चली जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तल में नहीं है। ऐसे आई है, ऐसे चली जाए, ठीक है नहीं? अगर ऐसे है और ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये तल में है, इस वाले तल में है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे तल लेता हूं तो प्रकाश किरण ऐसे आई है तो ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ऐसे कोई तल होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये कोई तल है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किरण ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे नहीं कि आपकी तरफ आएगी, नहीं। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये किरण तो दोनों क्या है, एक तल में है, और दूसरा ये अविलंब भी एक तल में होगा ना, ये अविलंब भी क्या होगा, एक तल में होगा। तो यही इसका पहला नियम होता है। क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आप आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, पर अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर? क्लियर यहां तक? ये पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहां होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये इसका पहला नियम है। सेकंड नियम की अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है कि नहीं। ठीक है, हम सेकंड नियम की बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर हम सेकंड नियम क्या होगा? अब सेकंड नियम ये है कि जो जिस कोण से आई है किरण उसी कोण से लौटेगी। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण यानी हम कहते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि एंगल आई जो होगा
वो एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। यही परावर्तन का नियम होता है। क्लियर? क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है। तो ये दो नियम होते हैं, ये दो शर्तें होती हैं, इसी के आधार पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है नहीं? और इसी प्रकार से अगर आपको आएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से बताना है, ठीक है? तो ये परावर्तन होता है, ठीक है? परावर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिश तल से परावर्तित होता है, तो इस प्रकार अब देखिए, अब ये पॉलिश तल है, इस पर जी मैंने एक किरण दिखाई है, तो इस पर जितनी किरण आएंगे वो इसी डायरेक्शन में ऐसी की ऐसी जाएंगी, ठीक है नहीं? जितनी भी किरण आएंगी वो इसी प्रकार से जाएंगी, तो यानी उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश एक चिकने पॉलिश तल से होता है, जब परावर्तन किसी चिकने पॉलिश तल से होता है, तो उस सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित। यानी इसमें सभी जितनी भी किरणें होती हैं वो परावर्तित किरण होती हैं, वो समांतर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है नहीं? कैसी होंगी? समांतर होगी। दूसरा अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन का मतलब होता है कि खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को, खुरदरा तल क्या, जैसे दीवार होती है आपकी, ठीक है नहीं? जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? यानी कि कीटर होते हैं, यानी कि गड्ढे होते हैं ना। तो इस प्रकार से ऐसी सतह से जो परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक, क्लियर? तो ये आपका क्या था? परावर्तन के बारे में था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये चीज होती है। आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए समझिए, जैसे यही आपका ये पॉलिश तल है, इस प्रकार से ये पॉलिश तल है, नीचे आपको पता है ये पॉलिश तल है, सही है? ठीक, ये आपका पॉलिश तल, इस पे जितनी प्रकाश किरण आएंगे, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकाश किरण या ये वाली प्रकाश किरण या ये वाली प्रकाश किरण, तो ये सारी की सारी प्रकाश किरण जो हैं इस प्रकार से समांतर होंगे एक दूसरे के, यहाँ से चल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो यानी आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे समांतर होंगी। परंतु अगर यही घटना किससे होती? अगर मान लीजिए ऐसी सतह होती, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से खुरदरी सतह होती ऐसे करके, तो इसका मतलब यह कि प्रकाश किरण अगर यहाँ से आई है तो ऐसे जाएगी, यहाँ से आई है तो इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से आई है तो इस प्रकार से जाएगी। यानी कहने का मतलब है इसमें जो परावर्तन हो रहा है वो अनियमित रूप से हो रहा है, एक फिक्स से नहीं हो रहा है, कहीं अलग हो रहा है, कहीं अलग हो रहा है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है उसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या चीज? परावर्तन तो हमने देख लिया, अब हम अपवर्तन के बारे में देखने वाले। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा 18वें नंबर है, ध्यान रख लेना डेफिनेशन का, ठीक है? कि अपवर्तन होता क्या है। वहां पर देखा था हमने परावर्तन, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। परावर्तन उसी माध्यम में होता है परंतु अपवर्तन उस माध्यम में नहीं होता। ये दो माध्यम की आवश्यकता इसमें होती है। कितने माध्यम की? दो माध्यम की। अब माध्यम आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक विरल और एक सघन। विरल माध्यम का मतलब जो होता है जिसमें जैसे मान लीजिए यहां से होकर के प्रकाश से किरणें आराम से गुजर सकती हैं, और सघन का मतलब होता है इसमें गुजरने में थोड़ी सी उनकी चाल कम हो जाती है। यानी कि माध्यम ऐसा हो जो जिसमें सघन रूप मतलब सघनता हो। जैसे मान लो जल होता है, जल में प्रकाश की किरणें जाएंगी तो धीमी पड़ जाएंगी, ठीक है नहीं? अगर वही चीज यहाँ हवा के अंदर या निर्वात में चलेंगी तो वो तीव्रता से चलती है, ठीक, पर जल के अंदर वो धीमी पड़ जाती है। तो जो जल है वो क्या है? एक सघन माध्यम है, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो यानी कि ऐसे जो माध्यम है उनको हम कहते हैं सघन माध्यम, है कि नहीं? तो यानी कि ऐसे माध्यम कहते हैं हम सघन माध्यम। और एक होता है विरल माध्यम, जो आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं विरल माध्यम, निर्वात हो या वायु हो, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से क्या है तुम्हारा विरल माध्यम होता है, ठीक है? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है दूसरे में मतलब दूसरे में परावर्तन, कहने का मतलब यही है ना, अपवर्तन दूसरे में अंदर, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब क्या है समझिए, इसमें ये होता है कि जब प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश एक सतह से, आप समझिए जैसे आपकी ये सतह है, ठीक, क्लियर? ये जो सतह आपको दिखाई दे रही है, ये सतह, ये कोई कांच की पॉलिश तल नहीं है। ये जो रेखा जो खींची है ये कोई रेखा नहीं है, ये रेखा केवल इस दो माध्यम को अलग कर रही है,
ऊपर वाला माध्यम कौन सा है? ये है आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन, सघन, ठीक है नहीं? कौन सा माध्यम है ये? सघन माध्यम, ठीक है, ये है सघन माध्यम। और नीचे वाला जो माध्यम है आपका, ये है आपका विरल माध्यम, विरल, ठीक। तो ये जो रेखा जो है आपकी, ये दो भाग को अलग कर रही है। ऊपर वाला सघन है, नीचे वाला विरल। अब सघन में आप किसी को भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कांच, कांच मान लीजिए, और विरल में आप मान लीजिए हवा, वायु, क्लियर, मान सकते हैं इस प्रकार से। अब होता क्या है कि जब प्रकाश किरण आती है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई इस प्रकार से, ये प्रकाश किरण जब यहां पर आएगी इस प्रकार से आई, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो जाना चाहिए से सीधा, परंतु नहीं, जब जैसे ही ये दूसरे माध्यम में जाती है तो होता है क्या, मैं यहाँ पे एक अविलंब लिख लेता हूं इसका, इस प्रकार से। जैसे ये दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना चाहिए इसको सीधा, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाती है। ये क्या होती है, ये यहां से इस प्रकार से हो जाती है, ऐसे। ये तो इसका आप जानते हैं, ये लंब होता है, ये आने वाली किरण होती है, आपतित किरण बोलती है। इसे मैं ए और बी नाम दे सकता हूं, उसको यहाँ पर बी, और इसे जाने वाली को सी नाम दे सकता हूं, क्लियर। तो जो किरण यहां से आई, वो जैसे दूसरे माध्यम प्रवेश की तो वो क्या है, यहां से देखिए दूर हट गई, जाना चाहिए सीधा, परंतु सीधा नहीं गई, दूर हट गई। कहने का मतलब ये कि यहां से आप देख सकते हैं कि अविलंब से दूर हट रही है, यहां से प्रकाश किरण जितने कोण से आई है उतने कोण से नहीं जा रही है, ठीक है नहीं, वो तो परावर्तन में होता था। तो जो आने वाला कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और जाने वाला जो कोण होता है यानी कि बाद में जो मिलता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि इसे अपवर्तन कोण बोलेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब माध्यम आपका सघन हो, ऊपर वाला, ऊपर से सघन माध्यम से प्रकाश कर आ रही है और जैसे विरल में जाती हैं तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब है, अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक इसका विपरीत भी हो सकता है। विपरीत कैसे हो सकता है, विपरीत में ये होगा कि यानी कि जैसे मान लीजिए ये माध्यम है, अब ऊपर वाला विरल है, ऊपर वाला माध्यम कौन सा है, विरल। अब विरल में आप मान सकते वायु, और नीचे सघन है, कौन सा है, सघन। ये दो माध्यम है आपके। अब देखिए इसमें कोई प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकार से, विरल से आई इस प्रकार से, इस पर टकराएगी, ठीक, ऐसे थोड़ा सा ऐसा करके आएगी, और आकर के जब इस पर टकराएगी तो आपको पता है ये तो अविलंब है इसका, ये क्या है इसका, अविलंब। अब देखिए प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, ऐसे जाना चाहिए, परंतु सीधी नहीं जाएगी। अब ये सघन में जा रही है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे झुक जाएगी नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब ये कि अविलंब की ओर आ गई। अब ये देखो यहाँ पर कहाँ आ गई, अविलंब की ओर। जितने कोण से आई उतने कोण से नहीं जाएगी, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, आर हो जाएगा, क्लियर। आने वाली किरण आप जानते ही हो, ठीक है, और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण तो बोलेंगे, पर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ये कोण कौन सा है, आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण। बस यहाँ एंगल में, नाम में चेंजिंग आ गई, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये क्या घटना देखने को मिला तुम्हें, देखिए ये घटना देखने को मिली आपको अपवर्तन की। यानी अब इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, इसकी परिभाषा ये होगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब यह है कि वो हट जाती है, कभी दूर हट जाएगी, कभी पास हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, आप इसकी डेफिनेशन पहले लिखिए। मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्लियर। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन दो तरीके से हो सकता है, तो आप लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला, सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन। सघन से
विरल माध्यम में अपवर्तन। ठीक है नहीं? तो इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए सघन से किसमें हो रहा है, विरल में, सघन से विरल में हो रहा है, तो आपको खुद दिखाई दे रहा है कि यहां से प्रकाश कण क्या हो रही है, दूर हट रही है। क्या हट रही है, दूर हट रही है। तो क्या होगा, तो आप इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किरण, आप लिखिए मैं बोल रहा हूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, सघन का विरल माध्यम में अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन का विरल माध्यम में अपवर्तन। दूसरा आपको क्या करना, देखो ये डायग्राम तो ये वाला बनेगा, इसके लिए दूसरे वाले के लिए डायग्राम ये बनेगा। क्या बनेगा, आप लिखेंगे दूसरा, यानी कि मैंने बताया था कि जो अपवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। तो पहला आपने लिख लिया था सघन से विरल, अब आप लिखेंगे कौन सा, विरल से सघन में अपवर्तन। कहा मैंने पहले क्या बताया था आपको, पहला बताया था आपको सघन से विरल, सघन, सघन से विरल, विरल माध्यम में अपवर्तन, माध्यम में अपवर्तन। ठीक है नहीं, अपवर्तन पूरा लिख देंगे। और दूसरा है आपका विरल से, विरल, विरल से सघन, सघन माध्यम, सघन माध्यम में अपवर्तन। तो इसकी हेडिंग लगा करके आप इसमें लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के बाद अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इस घटना को विरल का सघन, विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन कहा जाता है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, तो इसके भी दो नियम होते हैं। तो आप इसके अब नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नियम। तो इसके जो दो नियम होते हैं आपको पता होने चाहिए। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम लिखेंगे आप इसका, पहला नियम क्या है, पहला नियम होगा कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम वैसा ही होगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर? दूसरा इसका आप नियम लिखेंगे, दूसरा नियम क्या है, एक वर्णी प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों की आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। एक वर्णी प्रकाश के लिए आप लिखिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। ठीक है नहीं, कहने का मतलब यह है कि साइन आई, जया का मतलब साइन आई वटे साइन आर, साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। कैसा होता है, नियत, नियत। इसे हम नियतांक बोलते हैं और इसी को हम एन से दिखाते हैं या म्यू से दिखाइए। तो यही अपवर्तनांक का सूत्र भी होता है। किसका होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन से ही दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। क्लियर? तो ये इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन के दो दो नियम होते हैं। मैंने दोनों नियम बता दिए हैं।
क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, उनके बारे में और देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन, ये दोनों टॉपिक इसी से हम समझ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए, आपने पढ़ा था कि जैसे हम ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये आई जो होता है, और ये वाला एंगल जो होता है, इनका नाम क्या होता है, ये होता है आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, अगर ऊपर वाला माध्यम सघन है, अगर प्रकाश कण सघन से आ रही हैं और विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती हैं, आप जानते हैं। तो ये अविलंब है और अविलंब से प्रकाश कण क्या हो रही है, दूर हट रही है। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो जब प्रकाश कण सघन माध्यम से आती है और विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल है, इस स्थिति में जो एंगल होता है, इस स्थिति में जो एंगल होता है, वो जो एंगल जो होता है, एंगल आई जो होता है, ये एंगल आई जो होता है लेस देन होता है, लेस देन आर से। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर से छोटा होता है। क्लियर, क्या होता है, छोटा होता है जब सघन से प्रकाश कण विरल में जाती है तब। ठीक है, और अगर विरल से सघन जाती है तब क्या होता है, तब उल्टा होता है, इसका आई बड़ा होता है और आर छोटा होता है। क्लियर। तो जब प्रकाश कण जो हम सघन से विरल में प्रवेश कराते हैं तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमने पढ़ा था कि इस घटना को क्या कहते हैं, सघन का विरल के साथ अपवर्तन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस कोण को बढ़ाता हूं, आपको देखिए, अगर मैं इस कोण को बढ़ाऊंगा तो आपको क्या लगता है, ये प्रकाश कण नहीं, ये कोण नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ जाएगा, ये वाला कोण बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपतन कोण को बढ़ाता जाऊंगा तो ये कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश हम आपतन कोण का वह अधिकतम मान, हम कह सकते हैं कि इसको हम इतना बढ़ा दें कि ये जो प्रकाश कण जो है, अपवर्तित कण जो है, अपवर्तित कण 90 डिग्री पर हो जाए। कितने पर हो जाए, 90 डिग्री पर। अभिलंब से 90 डिग्री पर हो जाए, अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाए तो उसको, उस घटना को हम कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। परंतु एक बात ध्यान रखना, क्रांतिक कोण जो होता है वो आपतन कोण को ही बोला जाता है। जो आपतन कोण होता है उस समय, किस समय, जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री का होगा तब जो आपतन कोण होगा उसे ही हम क्रांतिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल बोला जाता है इसे इंग्लिश में, क्रिटिकल एंगल। क्लियर, क्या कहते हैं उसको, क्रांतिक कोण बोला जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया कि जो आपकी अपवर्तित किरण जो है, अब वो क्या होगी, इस लाइन की क्या होगी, समतल होगी। आप देख सकते हैं। तो यहां से जो कोण बढ़ रहा है लंब से, वो कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री का। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जब प्रकाश कण, ये मान लीजिए ऊपर वाला, मान लीजिए कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में मान लीजिए कांच है या मान लीजिए जल है, तो आपको पता है कि ये सारी प्रकाश कण नहीं यहां से नहीं जाती, थोड़ा बहुत प्रकाश का परावर्तन भी होता है। ऐसे यहाँ पर हल्का पूरा होगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन भी होता है, हल्के प्रकाश का। ठीक है, थोड़ा अवशोषित हो जाता है, थोड़ा क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, थोड़ा इसका अपवर्तन हो जाता है। क्लियर। तो इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। जो सी दिखाई दे रहा है इसे हम सी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। तो यानी कि जब प्रकाश कण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश कण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के समय आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के समय आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर आप अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री पर होती है, अपवर्तित किरण
अभिलंब से 90 डिग्री पर होती है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। यही इसकी परिभाषा होती है, आप लिख लेना, ठीक है। इसे सी से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझिए। फॉर्मूला हो जाएगा, हम जानते हैं स्नेल के नियम से, आप लिखेंगे स्नेल के नियम से, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर स्नेल के नियम से, क्योंकि मैंने बता दिया था कि अपवर्तन के नियम में जब मैं कोण बता रहा था उनके यानी कि नियम बता रहा था, स्नेल के नियम से, के नियम से। अगर आप स्नेल के नियम से देखें, स्नेल के नियम से अगर हम यहाँ स्नेल का नियम लगाएं तो मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है आपका, ये वाला जो माध्यम है इसको हम मान लेते हैं कि n1 माध्यम, मतलब इसका अपवर्तनांक है n1, ठीक है नहीं, और इसका अपवर्तनांक है आपका n2, ठीक, n1 और n2, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्नेल का नियम लगाइए तो साइन आई की जगह पे अब आई नहीं लेंगे यहाँ पे, अब सी लेंगे, क्योंकि हम कहाँ के लिए लगा रहे हैं, क्रांतिक कोण के लिए। तो साइन आर वट्टे में जाएगा, साइन आर यानी कि 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब जिस माध्यम में प्रकाश की पहले बोल लिया जाता है तो n2 वट्टे में आपका आएगा n1, कितना आएगा n1, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन सी, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन सी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन में n1। अगर n1 यदि हम यहाँ मान लेते हैं कि यदि ये n1 क्या है, n1 जो मान लेते हैं n1 उसको मान लेते हैं हम n, और यहाँ पर n2 जो हो जाएगा वायु है, मान लेते वायु मान लेते हैं, उसके लिए 1 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन सी, क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर जो हो जाएगा 1 अपॉन n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन n। अगर मुझे n निकालना होगा तो इसके बट्टे में आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक दिया हो तो, ठीक है, और अपवर्तनांक निकालना है तो 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। तो ये इसका संबंध होता है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, बस थोड़ा सा है, क्या है कि अगर मैं इसी आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं, इसी आपतन कोण यानी क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब संपूर्ण प्रकाश विरल में न जाकर के सघन माध्यम में ही लौट जाएगा। तो इस घटना को कहेंगे हम परावर्तन, बोलते हैं ना उस घटना को, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि ये सघन से ही सघन में क्या हो रहा है, इसका परावर्तन हो रहा है, इस कारण से इस घटना को कहेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखो, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है और इसके शर्त को समझाइए। तो इसकी शर्त जो होती है वो क्या होती है, इसकी 2 शर्त हो सकती है। कितनी शर्त हो सकती है, 2। पहली शर्त तो ये हो सकती है कि प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो पहली शर्त क्या है कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए पहली शर्त होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है नहीं। दूसरा तो ये होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। आप लिख लेना, नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा मैंने आपको बता दी, यानी जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जब अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, इस स्थिति में तो संपूर्ण प्रकाश विरल में न जाकर के सघन माध्यम में चला जाता है, यानी कि सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसकी शर्त आप लिखेंगे तो पहली शर्त ये होती है कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में, यानी कि इसकी पहली शर्त होती है कि यानी कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है नहीं। दूसरी शर्त ये होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी तो जाएगी उसी माध्यम में, ठीक है। ये शर्त होती है यानी कि इसकी पूर्णांतरिक परावर्तन की। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण की अगर बात करें तो परख नली का जल में डली परख नली का चमकीला दिखाई देना, ठीक है नहीं, जो चमकीला दिखाई देता है ना, ठीक है, तो वो क्या है आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, चमकीला दिखाई देना, क्लियर। तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और भी इसके उदाहरण होते हैं, कांच में पड़ी दरार का, यानी कि कांच में पड़ी दरार का चमकीला दिखाई देना, ये भी क्या होता है, हीरे का, यानी हीरे का चमकना, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, ये पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है नहीं। ऑप्टिकल फाइबर से परावर्तन, वो भी क्या है, यानी पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं, क्लियर।
तो ऑप्टिकल फाइबर और हीरे का चमकना और जल में पड़ी प्रणाली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरार का चमकीला दिखाई देना। तो ये क्या पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए और जो मैंने आपको बताया उसको नोट कर लीजिए। यही इतना होता है यानी क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम लास्ट टॉपिक है हमारा रेखीय आवर्धन के बारे में, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में। इस टॉपिक को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, लेंस के लिए पढ़ते हैं और हम दर्पण के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए मैं आपको बता दूंगा। डेफिनेशन थोड़ी सी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा वहां दर्पण का प्रयोग हो जाता है और कहीं कहीं पर लेंस का प्रयोग हो जाता है। सूत्र इनके थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो उनके हम बारे में बात करेंगे। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। देखिए आवर्धन का मतलब होता है कि यानी कि कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना छोटा दिखाई दे रहा है, उसको हम किस पर डिपेंड करता है, उसके आवर्धन पर डिपेंड करता है। ठीक है नहीं। तो रेखीय आवर्धन को हम अगर हम दर्पण के हिसाब से देखें तो देखिए क्या होता है कि यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो होती है, हम जैसे प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमसे क्या होती है, प्रकाश किरण परावर्तित होती है, दर्पण पर पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, हमें उसका अपना चेहरा दिखाई देता है या कोई वस्तु हमें पीछे वस्तु रखी है उसको वो हम उसको देख पाते हैं। ठीक है नहीं। तो पीछे अगर कोई वस्तु रखी है उसको देखने के लिए हम जो देखते हैं तो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, कितनी छोटी दिखाई दे रही है, वो किस पर डिपेंड करता है, आवर्धन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि यानी कि किसी, अगर मैं दर्पण के लिए बात करता हूं तो दर्पण के लिए किसकी परिभाषा जो बनती है आप समझिए। जैसे मान लीजिए दर्पण आपके दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर वाला भाग धसा हुआ होता है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है नहीं, M2 ये इसका मुख्य अक्ष होता है, इस प्रकार से समझिए केवल। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष ध्रुव है इसका, और यहाँ ये इसका फोकस है, ये फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, और इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु कहीं पर भी रखी गई है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहाँ रखी गई है, ये इस प्रकार से वस्तु रखी गई है, तो अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ चल करके प्रतिबिंब बनेगा, और जब ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, और प्रकाश किरण जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका यहाँ पर, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है नहीं। अब कितना बड़ा बनेगा वो तो वस्तु पर डिपेंड करेगा, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वस्तु है आपकी ए बी, और ये इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है नहीं। तो ये प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु है, ये इस वस्तु को कहते हैं। तो इस वस्तु की जितनी लंबाई है और इस प्रतिबिंब की जो लंबाई है, हम इनकी अगर बात करें अनुपात की, तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई की अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो यानी किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, तो रेखीय आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई, तो इसे हम एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एम से। एम क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई वटे वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई था वस्तु की लंबाई। जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे हम किससे दिखाते हैं, उसे हम दिखाते हैं भैया आई से दिखाते हैं। प्रतिबिंब को आई से दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट और आई इमेज। ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर जो भी आवर्धन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आवर्धन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो अगर इसकी हम बात करें आई अपॉन ओ की बात करें, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है एम बराबर आई अपॉन ओ बन रहा है। अच्छा, ये इसमें देखेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस में है। तो जो वस्तु, एक बात ध्यान, चिन्ह प्रपाटी के आधार पर देखें तो जो दूरियां ऊपर की तरफ मापी जाती हैं वो प्लस में होती हैं, जो नीचे की तरफ मापी जाती हैं वो माइनस में होती हैं। किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। क्लियर।
तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरी बात ये है कि ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, ठीक, कितनी दूरी पर, सॉरी देखिए मैंने यहाँ पर उल्टा ले लिया है, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि ये वस्तु है और ये इमेज है। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए मैं थोड़ा सा और देखिए, अगर मैं इसको किसके पदों में लूं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में, तो प्रतिबिंब की दूरी v है। क्लियर? v। अब v देखिए, ध्रुव से अगर विपरीत डायरेक्शन में दूरियां मापी जाती हैं तो इसका मतलब वो होती है नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है नहीं? और वस्तु की दूरी मापेंगे तो वो भी नेगेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ सूत्र निकल के आएगा m बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का आई ओ v अपॉन यू। क्लियर? तो इस प्रकार से आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, इस प्रकार से नेगेटिव मिलेगा। ठीक है? अगर यही प्रतिबिंब ऊपर बनता तो पॉजिटिव आता। क्या आता? पॉजिटिव। ये किसके लिए होता? इसमें कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें देखिए, एक बार ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो ये तुम्हारा किसके लिए होता है, ये प्रतिबिंब होता है तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र निकालेंगे तो m बराबर माइनस का आई अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू होगा। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ध्रुव से आप यहां से मापेंगे ना इस प्रकार से। क्लियर? तो ये भी नेगेटिव होगी। ठीक, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, ये नेगेटिव होगा। तो आवर्धन यहां पर आप देख सकते हैं कैसा है, नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव आवर्धन मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। अगर वास्तविक है तो नेगेटिव आवर्धन मिलेगा। अच्छा, आभासी है तो प्रतिबिंब आभासी। आभासी का मतलब समझते हो? अगर यही प्रतिबिंब, इसमें कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे? जब ये प्रतिबिंब ये यहाँ आ जाता है, फोकस और इसके बीच में होती है वस्तु, तो आपको पता है ध्रुव की ओर बनता है, तो यहाँ पर बनता है इस प्रकार से प्रतिबिंब, है ना। इस स्थिति में यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ऐसे, तो इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे। और वस्तु कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। वस्तु आपकी यहाँ पर है। जब वस्तु यहाँ पर है तो वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ, ठीक है नहीं, और प्रतिबिंब की लंबाई भी ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर फॉर्मूला आप देखोगे आवर्धन का, तो m बराबर क्या निकल के आएगा, तो ये देखिए आई जो होगा वो भी पॉजिटिव और ओ होगा वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से ध्रुव से दूरी मापी जाएगी वस्तु की तो वो नेगेटिव आएगी, और प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है नहीं, क्योंकि ध्रुव से दूरी तरफ मापी जाती है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा, ये आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो v अपॉन यू होता है। कितना होता है? v अपॉन यू होता है। v जो दूरी है वो पॉजिटिव, और v जो दूरी है, वस्तु की दूरी है, वो आपकी कैसी है, नेगेटिव है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और आभासी प्रतिबिंब के लिए, ये आभासी प्रतिबिंब के लिए है, आभासी 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 प्रतिबिंब के लिए, ये आभासी प्रतिबिंब के लिए आपको मिला है आवर्धन, और ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, नेगेटिव है, और इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये सब पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो मैंने किसके पदों में लिया है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में है केवल यहाँ पर। अगर बाई चांस आपको दूरी दी जाती है उसके संबंध में, क्लियर, तो उसके लिए है। तो ये इसके भी बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है आपका। तो ये आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव होगा। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। वस्तु की दूरी जो ऊपर को मापी जा रही है पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी ऊपर मापी जा रही है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा। दूरी आप देखेंगे तो ध्रुव से मापी गई वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी जो होगी वो नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो भी नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए प्रतिबिंब आवर्धन का फॉर्मूला बन के आएगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। वास्तविक के लिए नेगेटिव होता है और आभासी के लिए पॉजिटिव होता है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि यानी कि जो सीधे प्रतिबिंब, सॉरी,
जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए जो आपका आवर्धन आता है वो नेगेटिव आता है। कैसा आएगा? नेगेटिव। वास्तविक यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन नेगेटिव मिलेगा। इससे तुलना मत कीजिए। ये आपका मैंने यहाँ पर इसका संबंध बताया है कि यानी कि अगर हम प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी में अगर हम संबंध देखेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। परंतु अगर हम खाली यहाँ पर देखते हैं ना, क्योंकि देखिए आवर्धन किस पर डिपेंड करता है? आवर्धन डिपेंड करता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अगर यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब अगर आपका उल्टा है, उल्टा नीचे, और एक वस्तु ऊपर है, तो इसका मतलब यह कि ऊपर की सभी दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती हैं, नीचे की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो इनका अनुपात कैसा आएगा? यानी कि नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कहने वाला वो वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसे हैं? वास्तविक। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं तो आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, तो यानी कि दोनों के दोनों सीधे होंगे। तो इस कंडीशन में आपको ये प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका जो भी मान होगा आवर्धन का वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये तो केवल किसके लिए? एक दर्पण के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चिन्ह प्रपाटी के साथ आप ले सकते हैं। क्लियर? इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ वस्तु की दूरी जो अवतल होता है उसमें नेगेटिव ही रहती है। ठीक है नहीं? कैसी रहती है? नेगेटिव रहेगी। वस्तु की दूरी तो हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? नेगेटिव रहती है। इतना तो आपको पता ही है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? मैंने आपको बताया, किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? चलिए अब लेंस के लिए हम बात कर लेते हैं। लेंस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेंस में क्या होता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। परिभाषा आपकी क्या होगी? चलिए परिभाषा बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। लेंस के लिए लिखेंगे आवर्धन तो परिभाषा वही रहेगी, किसी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। यही होता है और कुछ नहीं होता है। सेम वैसे होता है, केवल लेंस लगाना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लेंस के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए आप समझिए, लेंस अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, किसकी बात करेंगे? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ये क्या है? आपका उत्तल लेंस है। और ये आपका क्या होता है? इसका एक मुख्य अक्ष होता है। क्लियर? ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है और यहाँ इसकी फोकस वन F1 होता है। इस पर आपका फोकस 2 होता है, यानी कि मुख्य फोकस ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इसका C है, यहाँ कोई वस्तु रखी गई है आपकी इस प्रकार से। तो इस वस्तु A और B, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस के उस पार बनेगा, यानी कि तो यहाँ पर बनेगा। तो कह सकते हैं यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से। तो ये A डैश और B डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो ऊपर है तो इसका मतलब ये I है। तो इसके लिए आवर्धन की हम बात करेंगे तो M क्या हो जाएगा? तो ये प्लस होगा, I क्या होगा? प्लस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है? नेगेटिव है। तो यानी मतलब ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये क्या है? प्लस है। क्लियर? इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इतने भी उल्टे प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। उत्तल, हम मतलब ये उत्तल लेंस है। किसके लिए? उत्तल के लिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस के लिए हम बात करेंगे। थोड़ा संबंध इसका देख लेते हैं, किसमें? यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले प्रतिबिंब की दूरी ली जाएगी तो ये पॉजिटिव आएगी, यानी कि V। वस्तु की दूरी तो नेगेटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी? नेगेटिव। प्रकाश के केंद्र से मापी जाती दूरियां तो वो नेगेटिव होती है। क्लियर? इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि ये जो माइनस नेगेटिव है अभी कैसा है? अभी नेगेटिव है। तो ये इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है माइनस और ये वाला जो माइनस है, ये अगर यहाँ पर क्या करेंगे? आपस में अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, सिंपल ही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा ये ऐसे बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि I U बराबर V अपॉन U ऐसे रहेगा। क्लियर? अगर मैं इसी को अवतल के लिए बात करें तो अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा होता है? आपको पता है ना। अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस आपका बीच में क्या होता है? पतला होता है इस प्रकार से। क्लियर? ये प्रकाश कर होती हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई प्रकाश कर जाएगी इस प्रकार से, तो आपको पता है कि यहाँ से अगर जैसे टकराएगी तो इस प्रकार से जाएगी, तो ये पीछे की तरफ आएगी यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पर बनेगा ना। और ये वाली मान लीजिए प्रकाश करे इस प्रकार से, दूसरी प्रकाश कर ये कहाँ है? फोकस से जा रही है।
और दूसरी प्रकाश कड़ी जो है इसके केंद्र से होकर जाएगी, यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर के इस प्रकार से गुजरेगी। तो यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आएगा आवर्तन आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलब दूरी के आधार पर, तो प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव, वस्तु की दूरी नेगेटिव, कट जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन ओ हो जाएगा बराबर v अपॉन यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, दोनों के लिए आपका जो आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, इसके लिए भी पॉजिटिव ही है। ठीक, चाहे उत्तर लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। क्या लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर वैसे माइनस माइनस कट गया है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हैं, आप जब यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर। तो लेंस के थोड़ा सा अंतर है, वहां पर आप देख सकते थे कि वहां पर उल्टे प्रतिबिंब जो आ रहा था उसके लिए जो उल्टे प्रतिबिंब है वो कैसे नेगेटिव, कैसे है नेगेटिव, और जो सीधे प्रतिबिंब है वो कैसे है पॉजिटिव है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, दोनों के लिए सेम आएगा। कैसा आएगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो ठीक है, तो ये क्या था आपका रेखीय आवर्धन था। रेखीय आवर्धन के बारे में आपको पता पड़ा कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। देखिए ज्यादा कुछ ना बताते हुए, क्योंकि ये टॉपिक खूब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेरिवेशन तो आता नहीं है, को उसको मतलब निगमन करके दिखाइए। आपको परिभाषा पूछ सकता है कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। ठीक है नहीं, तो रेखीय आवर्धन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। ठीक है नहीं, तो वो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, लेंस के लिए तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं लेंस के लिए। और दर्पण के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वहां पर कब माइनस में होता है कब और पॉजिटिव होता है। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो था जिसमें हमने 21 तक टॉपिकों को कवर किया है। बाकी बाद हम अगला नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें हम आगे के टॉपिकों को देखेंगे। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।